हेलो प्यारे साथियों, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा को विस्तार से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो साथियों, आपको इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और समझना है, फिर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये टॉपिक है, इसके हम लेखक के बारे में जानेंगे कि इन्होंने श्रम का विभाजन यानी कि कार्य का विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में विस्तार से इन्होंने इसमें बताया है। क्या कमियां हैं हमारे समाज में, उसके बारे में इस पे उन्होंने चर्चा किया है। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक की क्या विचार हैं इस टॉपिक के प्रति। ये हमारे जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में भीमराव अंबेडकर ने कुछ अपने विचार रखे हैं। तो भीमराव अंबेडकर, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में से एक थे। अपने समाज में प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहां चले गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका चले गए। फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्हें संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनका जो भी सोच, जो भी समाज के प्रति दिखता है, और वो सब उनके जो प्रेरक हैं उनके अकॉर्डिंग है। कौन उनके प्रेरक रहे साथियों? तो उनके प्रेरक रहे हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। कहाँ निधन हुआ था? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब ने अपनी पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया। इन्होंने कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी कि ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनका एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव ने। उसी से इसको लिया गया है। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पात तोड़कर मंडल पूछ देगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये वक्तव्य है कहां से लिया गया है? तो इनका विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसके अनुवादक हैं ललई सिंह यादव, उनसे लिया गया है। यह भाषण जाति पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण
सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। साथियों, अब हम विषय पे जाते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। आइए हम पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इनके क्या विचार हैं। इसमें इन्होंने कहा है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये सही बात है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ ऊंच नीच अब ये ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ऐसा था। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई नाई है तो उसका बेटा नाई, मोची है तो बेटा मोची। तो ये जो है गर्भ धारण से ही पहले उसका जाति डिसाइड हो जाता है। इस पे वो कड़ी विरोध कर रहे हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा
गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है भाई, कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा हो गया, ठीक है, तो उसको वही काम करना पड़ रहा है, जबकि उसको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है। वो मतलब मन मुटाव बेवजह उस काम को कर रहा है, तो उस काम में भी धीरा स्लोपन आता है, धीमापन आता है, जिससे कि जहां उत्पादकता बढ़नी चाहिए थी वहां उत्पादन कम होगी, क्योंकि वो उसकी रुचि का काम नहीं है। अगर उसको अपने रुचि के हिसाब से काम मिलता तो वो ज्यादा मात्रा में अच्छे से मन लगा के काम करता। तो इससे क्या है, आर्थिक स्थिति से भी जाति प्रथा क्या है, एक गलत पहलू है। आगे बाबा साहब कहते हैं, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कि रचनात्मक पहलू के तौर पर ये कहते हैं कि एक आदर्श समाज होना चाहिए जहां की स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित हो, यानी कि सबको स्वतंत्रता हो, सबको समान अवसर मिले और भाईचारा हो। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम क्वेश्चन आपसे पढ़ते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना की स्वरूप क्या है। विडंबना यही है कि आज भी समाज में जाति प्रथा जोरों शोरों से प्रचलित है। इस बात को कि आज इतने उभरती अर्थव्यवस्था में भी हम जाति में ही लगे हुए हैं, इस बात की वो आश्चर्य कर रहे हैं, विडंबना कर रहे हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो जातिवाद के पोषक हैं वो जो है इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि चलो ठीक ही है जातिवाद, है ना। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कि जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं कि हाँ जातिवाद होना चाहिए, काम के आधार पर कोई जाति बन गया है तो जातिवाद होना चाहिए, तो इसके तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, क्या आपत्तियां दर्ज कर रही है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। क्योंकि श्रम विभाजन का अगर कोई व्यक्ति नाई का काम कर रहा है तो उसकी जाति नाई हो गई है ना। तो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को अनेक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यानी कि अगर सच्चे लोकतंत्र लाना है तो क्या चीज करना पड़ेगा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सच्चा लोकतंत्र स्थापना के लिए लेखक को किन विशेषताओं की आवश्यकता माना गया है,
तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। पाठ के आसपास की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें, यानी कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन व्यक्ति थे। और जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्षा में पाठ करें। यानी कि जाति प्रथा पर एक लेख लिखना है और लेखक के विचारों की तुलना जो है, जाति प्रथा पर लेखक जो है, इस जाति जो यहाँ पे है, इनके लेखक के विचारों की तुलना क्या करना है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करना है और एक संक्षिप्त आलेख तैयार करना है और कक्षा में पढ़ना है उसको। जातिवाद और आज की राजनीति क्या है, जातिवाद और आज की राजनीति, जैसे आज बिहार की राजनीति है जो पूरी जातिवाद पर टिकी हुई है, विषय पर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। आज आजादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भी हम जातिवाद पे ही लगे हुए हैं और जाति से ही आज बिहार में आप देख सकते हैं जातिवाद ही पूरा फैला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है भाषा की बात। भाषा, इसमें भाषा से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने, यानी कि पाठ से संयुक्त वाक्य चुनना है, सरल वाक्य चुनना है और मिश्र वाक्य को चुनना है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखना है, सभ्य, विभाजन, निश्चय, ऊंच, स्वतंत्रता, दोष, सजग, रक्षा, पूर्व निर्धारण, इनका विलोम शब्द लिखना है। पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखना है, दूषित, श्रमिक, पेशा, अकस्मात, अनुमति, अवसर, परिवर्तन, सम्मान। अगला क्वेश्चन है शब्द निधि। अगला है शब्द निधि यानी कि शब्दार्थ। शब्दार्थ भी बहुत जरूरी है। तो विडंबना मतलब आप जानते हैं कि आज भी यह क्या है, उपहास की बात है। उपहास की हमारे, यानी कि उपहास की बात है, लोग हम पे हंस रहे हैं, यानी कि विश्व हम पे हंस रहा है, ये विडंबना की बात है। पोषक यानी कि समर्थक और पालक या पालने वाला, यानी कि जाति को पालने वाला, जो चाहता है कि जाति हमेशा समाज में फले फूले, उसे पोषक बोलते हैं, उसका समर्थक बोलते हैं या पालक बोलते हैं या पालने वाला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण मतलब क्या हुआ, पहले से ही तय कर देना। पूर्व निर्धारण मतलब पहले से ही तय कर लिया, जैसे पहले से तय है, अगर चुनाव होगा तो पहले से तय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो ये पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है। अकस्मात मतलब होता है अचानक, अकस्मात मतलब अचानक। प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब क्या होगा, प्रक्रिया मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या किसी काम के होने का ढंग या रीति। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत या उल्टा। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा। उत्पीड़न मतलब बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, यांत्रा देना। संचालित मतलब होता है प्रवाहित। बहुविध मतलब अनेक प्रकार से, यानी कि बहुविधि मतलब अनेक विधि से, अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने या समक्ष। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। वांछित मतलब होता है इच्छित या चाहा हुआ, इच्छित या चाहा हुआ। तो साथियों, आज का ये अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा यहाँ समाप्त होता है और हम अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो लेके आएंगे, आप इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अपनी किताब से आप जो भी बनाएंगे, और कल हम इस पे आपको आंसर करवाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम कल करवाएंगे। कल के पाठ में हम आपको इस पे बताएंगे कि इसके आंसर सटीकता से क्या लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, अगर हमारा यह पाठ से आपको कुछ मदद मिलता है अपने एग्जाम में, आज से हमने इस क्लास को, हिंदी का क्लास शुरू किया है, ये क्रैश कोर्स की तरह आप इसे लीजिएगा और हम जल्द ही इसे समाप्त करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें अपना सपोर्ट बनाइए ताकि हम आगे सारे चैप्टर आपको अच्छे से कराएं। इसके बाद इंग्लिश करवाएंगे और धीरे धीरे मैथ्स कंप्लीट करवाएंगे। तो आप हमें साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अथक प्रयास करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।